दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में जो कुछ हुआ उसने ना सिर्फ विपक्ष को बल्कि लोकतंत्र पे भरोसा रखने वाले हर नागरिक को झकझोर कर रख दिया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के ठीक बाहर जो दृश्य देखने को मिला वो भारतीय राजनीति के इतिहास में एक काले अध्याय के तौर पर दर्ज किया जाएगा। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने घसीट घसीट कर पीटा, उठाया, सड़क पर अपमानित किया, वो मंजर शायद ही कोई सांसद अपनी जिंदगी में भूल पाएगा। सांसद चिल्लाते रहे, शेम शेम अमित शाह। ये मत करो, ये मत करो। ये देखो क्या हो रहा है। लेकिन सत्ता के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। दोस्तों, इन सांसदों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि देश के गृह मंत्री के दफ्तर के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना उनके लिए इतना बड़ा कहर बन जाएगा। और सच्चाई ये है कि यह घटना अचानक नहीं हुई है। जब कोलकाता में ममता बनर्जी ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला था, उन्होंने अमित शाह और उनकी एजेंसियों पर सीधा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि अमित शाह नेस्टी और नोटी होम मिनिस्टर हैं, बदले की राजनीति करते हैं। और ठीक उसके अगले ही दिन दिल्ली में जो हुआ उसने ममता बनर्जी के शब्दों को सच साबित कर दिया है। और दोस्तों, सवाल यह है कि जो कुछ दिल्ली में हुआ उसकी नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? अगर आप दिल्ली के पुलिस प्रशासन ढांचे को देखें तो दिल्ली पुलिस सीधे सीधे उपराज्यपाल को रिपोर्ट करती है। और उपराज्यपाल किसे रिपोर्ट करते हैं? देश के गृह मंत्री अमित शाह को। और इसका मतलब साफ है कि दिल्ली पुलिस का अंतिम नियंत्रण अमित शाह के हाथ में है। और इसलिए जो कुछ दिल्ली में ममता बनर्जी के सांसदों के साथ हुआ उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अमित शाह की बनती है। वहीं जानकारों का कहना है कि यह पूरी घटना एक प्री प्लान एक्शन थी, क्योंकि कोलकाता में ममता बनर्जी ने जो शब्द अमित शाह के लिए इस्तेमाल किए थे, घटिया, बदमाश और गृह मंत्री के लायक नहीं है, उससे अमित शाह और उनका तंत्र बुरी तरह बौखला गया था। फिर उसी बौखलाहट का बदला दिल्ली में लिया गया है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। अब असली खेल यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि अब ईडी की कोशिश है कि ममता बनर्जी को सीधे तौर पर कानूनी शिकंजे में लिया जाए। ईडी का आरोप है कि ममता बनर्जी ने कोलकाता में ईडी अधिकारियों से फाइलें छीनी है जो सीबीआई की संपत्ति थी। और इसी आधार पर ईडी चाहती है कि हाईकोर्ट सीबीआई को निर्देश दे कि ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। और अगर ऐसा होता है तो चुनाव के ठीक पहले ममता बनर्जी पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती रहेगी। और यही अमित शाह की रणनीति है, डर, दबाव और बदनामी। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर अमित शाह और ममता बनर्जी के बीच ये टकराव इतना बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि इतिहास में शायद ही कभी देखा गया हो कि किसी केंद्रीय गृह मंत्री और किसी मुख्यमंत्री के बीच इतनी सीधी, खुली और आक्रामक जंग चली हो। और ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि ये सत्ता बनाम जनाधार की लड़ाई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल का पूरा जिम्मा अमित शाह को सौंप रखा है। और शाह का लक्ष्य बिल्कुल साफ है कि हर कीमत पर उन्हें पश्चिम बंगाल जीतना है। लेकिन अमित शाह भी जानते हैं कि बंगाल जीतना आसान नहीं है। बंगाल की सामाजिक बनावट, वोट बैंक और राजनीतिक समीकरण बीजेपी के पक्ष में नहीं जाते। लगभग 100 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाता है। यानी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का आधार पहले से ही मजबूत है। इसलिए अमित शाह ने चुनावी मैदान के बाहर लड़ाई शुरू की है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उसी समय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई को सादा चिटफंड घोटाले की जांच मिली। अरबों रुपए का यह घोटाला बंगाल में हुआ था और यहीं से बीजेपी को एक बड़ा हथियार मिल गया था। ईडी और सीबीआई के जरिए ममता बनर्जी के नेताओं को डराया गया, धमकाया गया और बीजेपी में शामिल कराया गया। मुकुल राय, सुबेद्र अधिकारी जैसे बड़े नाम इस प्रक्रिया का ही नतीजा है। और इसके बाद सामने आया कोयला तस्करी घोटाला। अरूप माझी नाम के एक कोयला माफिया के जरिए आरोप ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी तक पहुंचे। ईडी ने पूछताछ की, दबाव बनाया और टीएमसी को हिलाने की पूरी कोशिश की। और अब तो ममता बनर्जी के राजनीतिक सलाहकारों तक पर रेड पड़ने लगी है। अमित शाह की रणनीति बिल्कुल साफ है। पहले ममता बनर्जी को भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसाना, दूसरा अगर जेल ना भेज पाए तो बदनाम करना, और तीसरा टीएमसी को तोड़ना और उसके नेताओं को बीजेपी में लाना। और यह रणनीति सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, ये पूरे ईस्ट इंडिया को साधने की योजना है। अगर आप इंडिया का नक्शा देखें तो बिहार, असम, ओडिशा पहले से ही बीजेपी के प्रभाव में है। सिर्फ बंगाल बीच में दीवार बनकर खड़ा है। अगर बंगाल गिर गया तो पूर्वी भारत पूरी तरह बीजेपी के नियंत्रण में आ जाएगा। और यही वजह है कि अमित शाह कहते हैं कि अगर बंगाल जीत लिया तो अगले 25 साल तक दिल्ली की सत्ता सुरक्षित है।
लेकिन दोस्तों सच्चाई ये भी है कि जमीनी हालात अमित शाह के लक्ष्य से काफी दूर है। 294 सीटों वाली बंगाल विधानसभा में बीजेपी अभी लगभग 80 सीटों के आसपास सिमटी दिख रही है, जबकि बहुमत के लिए 148 सीटें चाहिए। यानी अमित शाह अभी भी अपने लक्ष्य से बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं। और अब सवाल यह है कि क्या अमित शाह अपनी रणनीति में सफल होंगे या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर उनके विजय रथ को रोक देंगी। और एक बात तय है कि आने वाले 2-3 महीने भारत के सबसे खतरनाक, सबसे तीखे और सबसे हिंसक राजनीतिक चुनाव में से एक के गवाह बनने वाले हैं।